तो हमारा जो टॉपिक बचा था वो जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन। अब ये जो जॉइंट्स या आर्टिकुलेशंस होते हैं ये क्यों होना जरूरी है? क्योंकि अगर बहुत सारी मान लीजिए बोन्स हमारी बॉडी में है, आप लोगों ने अभी देखा जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, लेकिन वो बोन कैसे है, कोई लंबी है कोई चपटी है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो बोन्स आपस में जब जुड़े तभी वो एक पूरा फ्रेम बनाएंगे, और जहां पर भी ये दो बोन्स आपस में जुड़ेंगे उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट या आर्टिकुलेशंस, संधियां जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए पूरे स्केलेटन सिस्टम में जितनी भी बोन है उनको गति प्रदान करने के लिए या गति की क्षमता लाने के लिए, मूवमेंट लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बोन्स आपस में ज्वाइंट्स को बनाए, और उस ज्वाइंट्स के कारण ही उनमें स्केलेटन में मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाता है। तो अब ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ये दो बेसिस पे, टू बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो है इनकी रचना के आधार पर और दूसरा है इनके कार्यों के आधार पर। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दो तरह से इनको डिवाइड किया है। तो अब जब इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है तो उसमें आता है फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेज ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। और वहीं पर बस आप यहीं तक जाएं, इसके नीचे भी जो डिवाइडेशन है उसकी उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। और जब फंक्शन के बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है तो ये इनके एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, इसको आप इजी भाषा में कर सकते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट्स, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स और मूवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया है। एक मिनट, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इनके स्ट्रक्चर के बेस्ड पर क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन सा था? फाइबर, कार्टिलेज और साइनोवियल। तो जो फाइब्रस होता है, फाइब्रस ज्वाइंट्स जो होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, और ये ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? स्केलेटन पे। तो ये बिल्कुल कैसे होते हैं, जैसे कि कभी कोई कपड़ा यदि फट जाता है और हम उसके दोनों पीसेस को आजू बाजू रख के और रफू कर देते हैं, तो ये ज्वाइंट उस तरह के होते हैं। और ये मोस्टली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्केलेटन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइंस हैं ये पूरा फाइब्रस ज्वाइंट है। तो ये जो फाइब्रस है ये पूरा स्केलेटन में पाया जाएगा, और ये अचल होते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट्स नहीं होता है। बोन आपस में जुड़ जाती हैं लेकिन वो मूवमेंट्स करने के लिए पॉसिबल उनमें नहीं होता है। फिर सेकंड आता है कार्टिलेज ज्वाइंट्स। तो जो कार्टिलेज ज्वाइंट्स होते हैं वो थोड़े से मूवेबल होते हैं, मतलब इसमें कार्टिलेज जो होता है वो एक सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो इसमें कार्टिलेज की एक डिस्क टाइप की होती है, और जो कैविटी होती है, जो दो बोन्स के आपस में जुड़ने से कैविटी बनती है, मोस्टली ये उसमें पाया जाता है। और इनमें बहुत मामूली सी गति होती है, बहुत अधिक नहीं होती है कि फ्री होके बहुत अधिक हो जाए। तो या तो ये इनमें गति नहीं होगी या बहुत ही कम गति होगी। और इसके बाद जो थर्ड टाइप के होते हैं ये होते हैं साइनोवियल। तो ये जो साइनोवियल मूवमेंट्स होते हैं यही वो मूवमेंट्स होते हैं जो पूरी बॉडी को मूवमेंट्स देते हैं या गति प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और शरीर के अधिकांश जो ज्वाइंट्स होते हैं वो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, और उन्हीं के कारण ये पॉसिबल होता है कि हाथ, पैर, गर्दन, उंगलियां, ये सब चीजें मूव हो सकें। और ये भी अलग अलग तरह के होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स।
और इसमें मोस्टली होता क्या है कि एक बहुत स्मूथ आर्टिकुलर रहता है और एक कैविटी होती है, जॉइंट कैविटी, और उसमें एक बहुत ही साफ, प्योर, ट्रांसपेरेंट। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? क्लियर है मैम, वो अपने लिए लिख रही है मैम। ओके ओके। तो वो जो कार्टिलेज की कैविटी होती है, जो कैविटी होती है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये बहुत स्टिकी होता है, बहुत ही लसलसा होता है, म्यूकस जैसा होता है, और बहुत क्लीन होता है। और ये क्या करता है कि उस ज्वाइंट की स्मूथनेस को, चिकनाई को बना के रखता है। इसका काम बिल्कुल वैसा है कि जैसे जब एक सिलाई मशीन में हम ऑयल डालते हैं, तो वो ऑयल डालने से क्या होता है कि सिलाई मशीन के जो भी पार्ट्स वर्क कर रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो स्मूथली काम करते रहते हैं, और उसका जो मटेरियल होता है उसके पार्ट्स का, वो नहीं घिसता क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया है। ठीक है। तो ये साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, ये बिल्कुल उसी ग्रीस की तरह या ऑयल की तरह काम करता है। अब ये भी जो है, ये 6 प्रकार के होते हैं, इनको हम एक एक टाइप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पाइवट जॉइंट्स होते हैं, इनको घुमावदार संधि भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सपोज 2 बोन इस तरह से लॉक हुई और ये लेफ्ट और राइट मूव कर पाती हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये फ्रीली जो मूव कर पाता है वो लेफ्ट और राइट कर पाता है। बाकी जो बैक और फ्रंट होता है वो बहुत स्लाइडली होता है। जैसे यदि आप चेहरे को सामने से घुमाएं तो 90 डिग्री पूरा ये साइड में घूम जाएगा, और ये एक एक्सिस पे घूमता है। तो एक एक्सिस पे घूमने के कारण क्या होता है कि चारों ओर इसका घूमना संभव हो जाता है, कि जैसे बिल्कुल एक एक्स है और उसके ऊपर कोई एक चीज रखी तो वो इस तरह से चारों तरफ घूम सकती है। लेकिन इसमें जो सर्वाइकल ये बोन्स हैं, ये इसी की मानी जाती हैं, इनमें इसी तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, और नेक को ये पूरा लेफ्ट और राइट मूवमेंट देती हैं। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो इसका बहुत अधिक यूज होता है, बहुत जगह आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये किस तरह से होता है कि जैसे एक अस्थि का पूरा जो हेड होता है वो ऐसा गोल बाउल जैसा होता है, और दूसरे का बिल्कुल एक बॉल के जैसा, जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये सॉकेट है, ये पूरा एक बाउल कप जैसा शेप दिख रहा है, और ये बॉल है। और इस सॉकेट में ये बॉल फिट हो जाती है, और इसमें ये फिट होने से ये बहुत अधिक, सबसे अधिक गति देने वाला और सबसे अधिक डायरेक्शन में गति देने वाला यही ज्वाइंट होता है। और ये ज्वाइंट कहाँ पर होता है? कंधे, शोल्डर में और हिप्स में, इन दोनों जगह ये ज्वाइंट होता है। और ये ज्वाइंट होने से इनमें क्या क्या संभव हो जाता है? इनको हम फैला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, एब्डक्शन कर सकते हैं, एडुक्शन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, सर्कमडक्शन कर सकते हैं, इनको सुपाइनेशन या प्रोनेशन, तो ये सभी डायरेक्शन में ये इनको हम मूव कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कंधे और हिप ज्वाइंट। अब इसके बाद होता है सैडल ज्वाइंट्स। तो जो इस तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, ये ज्यादातर हाथ में पाए जाते हैं, और इसमें आप ये इस तरह से एक के ऊपर एक एक नॉच बना रहता है, और उसके ऊपर दूसरी बोन फिक्स होती है, और ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये 4 डायरेक्शन में बस ये मूव होते हैं। और हमारे उंगली के जो, जहां से हथेली से जुड़ रही है और रिस्ट जहां जुड़ रही है, वहां पर ये मोस्टली पाए जाते हैं। तो इनसे हम एबडक्शन, एडुक्शन ये कर सकते हैं, अपोजिशन कर सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं, और रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो
तो ये सारी चीजें इस जॉइंट में संभव होती है। लेकिन अगर हम फिंगर्स को चाहें तो ये बैक में हम बहुत अधिक नहीं बेंड कर सकते हैं। ये बहुत बहुत मतलब लिमिटेड मूवमेंट होगा। फ्रंट कंप्लीट होगा। तो कुछ डायरेक्शन में ये बहुत अच्छी तरह से मूव करते हैं और कुछ डायरेक्शन में इनका मूवमेंट्स कम होता है। फिर आते हैं कॉर्डाइलाइट संधियां या जॉइंट्स। तो ये जो होती हैं ये हिंज के समान होती है। हिंज अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। इसमें जो मूवमेंट होता है ये यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से होता है, मतलब दो दिशाओं में गति होती है इसमें। इनमें हम फ्लेक्शन कर सकते हैं और एक्सटेंशन कर सकते हैं, या एब्डक्शन कर सकते हैं और एडक्शन कर सकते हैं, और कुछ शॉर्ट सर्कमडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो इसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो जितने भी अगर हाथ की हम उंगलियां देखें तो अंगूठे को छोड़कर बाकी उंगलियों में ये इस तरह का ज्वाइंट पाया जाता है। फिर ये हिंज ज्वाइंट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये जो हिंज ज्वाइंट है ये इनको एक दिशा में इनकी गति होती है, जैसे आगे और पीछे होती है, और इनमें फ्लेक्सॉन और एक्सटेंशन ही हो पाता है। और ये ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ के होते हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे दरवाजे में वो लगे होते हैं ना कब्जे, देखा होगा आपने, बिल्कुल उसी तरह का है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एल्बो, नी, एंकल और लोअर जॉ, उन सब में ये ज्वाइंट्स पाया जाता है हिंज जॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ये पैर का रोटेशन अंदर मोड़ सकते हैं, बाहर फैला सकते हैं, है ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये बिल्कुल जैसे हमारे दरवाजे में कब्जे लगे रहते हैं, ये बिल्कुल जस्ट लाइक उसी के जैसा होता है। फिर यहाँ पर ये एक डिटेल बताया गया है पिक्चर में कि कहाँ कहाँ पर क्या होता है। तो देखिए आपको बताया था साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये देखिए ये साइनोवियल कैविटी है, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। ये कार्टिलेज है जो ग्रे टाइप का आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली नी ज्वाइंट है। तो इसमें ये फीमर है, ये टिबियोफिबुला है, और ये दोनों कनेक्ट होते हैं और इन दोनों हड्डियों को लिगामेंट्स जोड़ते हैं। सबसे ऊपर की ये जो पिंक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लिगामेंट्स का है, और कुछ मसल्स भी जुड़ती हैं इनसे, जिनके टेंडेंस इनको जोड़ते हैं। और यहाँ पर ये ज्वाइंट कैप्सूल बनाता है जिसमें साइनोवियल लाइनिंग होती है, कैविटी होती है, और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये पूरा नी का इसलिए खास हमने लिया है क्योंकि नी प्रॉब्लम बहुत अधिक रहती है। आपने बार बार सुनी होगी, अधिकांश लोगों को ये नी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये रह गया था क्या ग्लाइडिंग जॉइंट्स, मुझे लगता है। यस मैम। हाँ, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है ये भी आपके हथेली और उंगली के जोड़ों के बीच में ही मिलता है, और इनकी जो आर्टिकुलर होती है ये चारों तरफ होती है। ये दिख रहा है इस तरह से चारों तरफ होती है। एक बोन जो है वो दूसरे बोन पर फिसलती है, और ये कार्पल टॉर्सल के बीच में जो इसी तरह की संधियां पाई जाती हैं। अब फंक्शनल के बेस पर देखें तो फंक्शनल के बेस पर तीन तरह के होता है क्लासिफिकेशन। सिनार्थराइटिस, डायआर्थराइटिस और एम्फिआर्थराइटिस। तो ये जो फर्स्ट है ये इमूवेबल होता है सिनार्थराइटिस, ये मोस्टली स्कल में पाया जाता है। दूसरा जो होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है। डायआर्थराइटिस, डायआर्थरोसिस जो होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है। तो ये बॉल सॉकेट जॉइंट्स में ये पाया जाता है, मतलब कंधे में, शोल्डर में और हिप में। और जो स्लाइडली मूवमेंट होता है ये वर्टिब्रम में पाया जाता है। तो जो एम्फी अर्थरोसिस होता है ये वर्टिब्रा में इस तरह का ज्वाइंट पाया जाता है।
मैम स्ट्रक्चर और उसमें तो फिर ये दोनों कॉमन ही तो है, उसमें भी मूवेबल हाँ मूवेबल है, कॉमन है, इसमें बस भी कोई चीज। एक स्ट्रक्चर के बेस पे किया है, एक फंक्शन के बेस पे आएंगी वही चीजें। ठीक है, अब हम कुछ थोड़े से ज्वाइंट मूवमेंट को फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। आप लोग ने हालांकि ये सारे देख चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे अगर हम सम स्थिति में खड़े होते हैं और पैर को बाहर की तरफ ले जाते हैं तो एब्डक्शन, और अंदर की तरफ लाते हैं तो एडक्शन। ऐसे ही पैर को यदि मोड़ते हैं तो फ्लेक्सॉन, और वापस लाते हैं तो एक्सटेंशन। यहाँ रिस्ट का बताया है, तो रिस्ट में नीचे की तरफ ले जाते हैं तो फ्लेक्सॉन, नॉर्मल पोजीशन में है तो एक्सटेंशन, और अगर ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। फिर यहाँ पर सर्कमडक्शन और रोटेशन है। फिर उसके बाद में ये पैर का सोल का मूवमेंट है कि यदि उसको हम बाहर की ओर ले जाते हैं तो प्लैंटर फ्लेक्सॉन हो जाता है, उसको अंदर की ओर ले जाते हैं तो डॉर्सी फ्लेक्सॉन हो जाता है। नेक को यदि हम सम स्थिति में रखते हैं तो ये रिट्रैक्शन हो जाता है, और अगर इसको हम आगे की तरफ ले जाते हैं तो ये प्रोटेक्शन हो जाता है। कंधे यदि हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो एलिवेशन, नीचे की ओर ले जाते हैं तो डिप्रेशन। हथेली ऊपर की ओर अगर आकाश की तरफ हथेली है तो सुपाइनेशन, और अगर पाम जो है वो जमीन की तरफ है तो प्रोनेशन। पैर का पंजा यदि अंदर की तरफ आता है तो इन्वर्जन, और बाहर की तरफ आता है तो इवर्सन। ये सारे वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को एक बार रिपीट करने के लिए ये किया हुआ है ना। जैसे ये पैर को मोड़ा, मतलब ये पैर साइज में छोटा हुआ तो फ्लेक्शन, और वापस लेकर आए तो एक्सटेंशन। सेम ऐसा ही हाथ का है। फिर हाथों को ऊपर उठाया, मतलब बॉडी बड़ी हो रही है तो एब्डक्शन, और अगर छोटा हो रहा है, सेम साइज में आ रहा है तो एडक्शन। पैर में भी सेम चीज रहेगी वही, रोटेशन और सर्कमडक्शन, मतलब एक एक्सिस पे पूरा गोल घूम रहा है, और रोटेशन मतलब हाफ भी हो सकता है। फिर इसके बाद में ये सर्कमडक्शन और ये रोटेशन। रोटेशन मतलब एक कोई छोटे से पॉइंट का जब हम लेते हैं तो रोटेशन, जैसे एंकल का लिया तो रोटेशन, लेकिन अगर हम हिप जॉइंट से पूरे लेग को मूव कर रहे हैं तो वो सर्कमडक्शन आ जाएगा। इनवर्जन, पैरों को अंदर की तरफ लिया अंगूठे को तो इनवर्जन हो जाएगा। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, और इवर्जन मतलब बाहर की तरफ लिया। फिर ये नॉर्मल पोजीशन है हाथ की। यदि हम हथेली को जमीन की तरफ कर रहे हैं तो प्रोनेशन, हथेली ऊपर आकाश की तरफ कर रहे हैं तो सुपाइनेशन। कंधा यदि ऊपर उठ रहे हैं तो एलिवेशन, और अगर शोल्डर डाउन हो रहे हैं तो डिप्रेशन। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी किसी में दोनों में ये चीज मिलती है, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है कि एक कंधा एलिवेशन में है तो दूसरा डिप्रेशन में है। तो बहुत बार बहुत से लोगों के दोनों शोल्डर में ये डिफरेंट भी देखने को मिलता है कि एक कंधा ऊंचा है एक नीचे है। अब जिसके ये प्रॉब्लम होगी तो उसकी ये जो तिकोनी एक आपको ट्रायंगल बोन दिख रही है, क्या है, स्कैपुला है या पेक्टोरल गडिल है, तो ये भी ऊंची नीची हो जाएगी। इसके जो ये दोनों पॉइंट हैं, ये जो ये और ये पॉइंट है, ये ऐसे एक लाइन में होने चाहिए, उसकी जगह ये कैसे हो जाएंगे, तिरछी लाइन, वो फ्लोर के पैरेलल नहीं होगी, तो ये भी एक मिस अलाइनमेंट होगा। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा क्लियर हुआ। अब यहाँ से किसी को कुछ पूछना है? साक्षी जी कुछ पूछ रहे थे इस समय। जैसे आपने बताया था कि पश्चिम उत्तानासन में जो हम नीचे की वो लिम्स और वो देखेंगे मसल्स कहाँ वो है, स्टिफनेस है या कहाँ पे भी वो है,
तो कई बार लोग बेली फैट भी नहीं कर पाते, तो पहले हमें वर्क बेली फैट पे करना पड़ेगा ना। नहीं, वैली फैट मैटर यहाँ इसलिए नहीं करता है कि वैली फैट के कारण वो कम झुक पाएगा, ठीक है। लेकिन वैली फैट यदि रहेगा तो उसकी डॉर्सी लेटिसिमस मसल्स वैसे ही वीक रहेंगे, क्योंकि क्या होगा, उसका पूरा वैली का पोर्शन आगे की ओर खिंचा हुआ रहेगा। तो अगर वैली नहीं भी रहे तो भी उसकी चूंकि डॉर्सी लेटिसिमस मसल्स वीक हैं तो वो आगे बहुत नहीं झुक पाएगा, है ना। तो वैली तो आपको दिखी जाएगी, वो पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जिसकी भी अगर वैली पोर्शन थोड़ा राउंडेड है तो वो आपको तुरंत दिख जाएगा। लेकिन जो मसल्स की स्ट्रेचिंग है वो आपको चूंकि दिखेगी नहीं, इसलिए वो पूछने की जरूरत है ना। काम तो आपको वैली फैट पे करना ही पड़ेगा। 100% अगर उसकी वैली बहुत अधिक है तो वो इसलिए ही हो सकता है योग ज्वाइन कर रहा हो। खासकर लेडीज में तो ये एक प्रॉब्लम रहती ही है। जी मैम। तो वो चूंकि हमको विजिबल होती है, इसलिए हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हम क्वेश्चन वही करेंगे ना जो हमको दिख नहीं रही है जो चीजें। तो तो मैम वो इस जब झुक ही नहीं पाएगा तो वहां पे स्ट्रेच तो आएगा ही नहीं। नहीं तो आएगा, मतलब हमें उसको स्ट्रेच आएगा, उसको स्ट्रेचिंग तब भी आएगी उसको। आप किसी एक ऐसी लेडीज को पकड़िएगा और करवा के देखिएगा, फिर शेयर करिएगा यहाँ, ठीक है रितु जी। मैम अभी आपने जैसे बताया कि एलिवेशन और डिप्रेशन मतलब लोगों का ऊपर नीचे भी ऐसे बोन होती है, तो फिर उनको अगर हम कोई एक्सरसाइज कराते हैं शोल्डर की, तो उसमें कुछ गलत ऐसे नहीं होगा कि एक चीज ऊपर ऑलरेडी है और दूसरी नीचे है? बिल्कुल होगा। उसमें आपको पहले उसको अलाइंड करना पड़ेगा। एक्चुअली जो गलती होती है ना योग आसन कराने में, वो वही होती। सपोज किसी का ये ऐसा कंधा है, ठीक है, और आप एक्सरसाइज उसको प्रॉपर जैसे कराते नॉर्मल वही करा रहे हैं, तो ये इस पे बहुत अच्छे इफेक्ट नहीं होंगे। तो पहले आपको क्या कराना पड़ेगा कि इसको आप अलाइंड करें। मतलब यदि आप उसको मान लीजिए ऐसे लैटरल बेंडिंग करा रहे हैं, तो आपको एक ही साइड से करानी पड़ेगी कि जो डाउन है, जो डिप्रेशन में है। एलिवेटेड में कराओगे तो फिर तो ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे ना। तो आप उसको लैटरल बेंडिंग कराएंगे जरूर, लेकिन वन साइडेड कराएंगे, ठीक है है ना। मैम, यही तो चीज वही, समझनी थी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब हम एक साइड कराते हैं तो वो चीज हम दूसरी साइड जरूर कराते हैं। लेकिन थेरेपी में ऐसा जरूरी नहीं। ये जो होता है ना कि पोज काउंटर पोज, ये सब ना हेल्दी पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हेल्दी पर्सन मतलब हम क्या मानेंगे कि वो अलाइंड भी है। अगर वो अलाइंड नहीं तो आप उसको हेल्दी पर्सन में कैसे रखेंगे, है ना। तो हेल्दी पर्सन है इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली अलाइंड है। तो फिर अगर हमने उसको एक साइड कराया तो दूसरी साइड भी जरूरी है, जिससे उसकी वो जो अलाइनमेंट है वो बना रहे, है ना। तो अभी हम हेल्दी पर्सन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपने इसमें। और हम ऐसा मानते हैं कि लगभग अबव 40-45 अगर हम बॉडी मिस अलाइन में देखें तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका 100% बॉडी अलाइंड, कहीं ना कहीं से उसका मिस अलाइनमेंट होगा। तो सबसे पहले तो वही आपको फाइंड आउट करना है, और सबसे पहले जब वो फाइंड आउट कर लेंगे तब पहले उसको रिपेयर करना है, बाद में फिर और बाकी चीजें शुरू करना है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि ये उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम होती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जैसे बाकी चीजें तो वो सब बता देगा कि भाई मैं हाई बीपी है या डायबिटीज है या जो भी उसको फिजिकली प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, वो सब बता देगा। इवन कई बार मेंटल भी वो बता देगा, अगर अवेयर है कि भाई हम इस चीज को इस तरह से देखते हैं तो ये मेरा गलत दृष्टिकोण है, या हम इस चीज में बहुत नेगेटिव ले लेते हैं या बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, तो कई बार वो भी बता देगा। लेकिन वो मिसअलाइंड नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो अवेयरनेस ही नहीं है। मैम एक चीज और, जैसे कई बार देखा है कि जो लोग पैर को घिस के चलते हैं एक साइड से, वो या इधर हो या इधर हो, वो चप्पल तक घिस जाती है, तो उनके लिए फिर कैसे पैर की जैसे मूवमेंट करा रहे हैं तो दोनों साइड कराए कि एक साइड कराए?
अभी हम ये जब आगे पढ़ेंगे ना बॉडी अलाइनमेंट, तो उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। और एक बार आपको बॉडी अलाइनमेंट और समझ में आ गया तो क्या होता है कि जब अवेयरनेस हो जाती है ना, तो आपकी नजरें वो चीजें खोजनी पड़ती हैं। आपके RAS में मुझे बॉडी अलाइनमेंट डालना पड़ेगा, और जब एक बार डल गया तो आप कोई भी सामने से आ रहा है ना, तो भी आप अंदर ही अंदर आपका कैलकुलेशन चलेगा कि ये ऐसा चल रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है ना। तो फिर उससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक आप लोग ढूंढ लोगे, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो आदत हो जाएगी आपकी। तो जब कोई भी आप ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो आपसे बोलता है कि भाई मुझे योग करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके बॉडी मिसअलाइनमेंट को ही ढूंढोगे। और जहां आपने वो एक पकड़ लिया, तो उसकी काफी चीजें ना बिना दवाई के, बिना उसके वो ठीक हो जाएंगी, है ना? मैम ये सिर्फ तो उन लोगों के लिए हुआ जो लोग हम जिनको इंडिविजुअल कराएंगे। ग्रुप में तो हर किसी के बॉडी अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ अलग अलग होंगे, किसी का मिस अलाइनमेंट कहीं है, किसी का। तो मयूरी जी, ग्रुप जब हम अभी यहाँ थेरेपी की बात कर रहे हैं, थेरेपी कभी ग्रुप में नहीं होती है, थेरेपी सिंगल होती है, 1 to 1 ही होती है ना। तो अगर हम थेरेपी क्लास की बात करते हैं, जैसे आज मैं 4 से 5 थेरेपी क्लास लेती हूँ, तो वो 1 to 1 ही होती है, एक टाइम पे एक ही व्यक्ति को सिखाते हैं। और इसीलिए मैं बोलती कि मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे तो अगर 5 क्लाइंट भी मिल गए तो मेरे लिए सफिशिएंट है ना। तो थेरेपी आप कभी भी ग्रुप में नहीं कर सकते, इवन तब भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए आप सोचें कि हम 10 लोगों को डायबिटिक है, तो उन 10 को एक साथ ले लें। वो इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि किसी का बॉडी मिसअलाइनमेंट अलग होगा, किसी की थिंकिंग प्रोसेस अलग होगी, किसी की डायबिटीज से जो डैमेज हुई है बॉडी की मसल्स, वो अलग अलग होंगी। तो थेरेपी कभी भी, थेरेपी मोस्टली जैसे कभी हम हस्बैंड वाइफ की एक साथ लेते हैं, तो उसमें भी कैसे लेते हैं कि मान लीजिए एक बिल्कुल हेल्दी है, कोई भी 2 लोग कर रहे हैं, दूसरा कंप्लीटली हेल्दी है, तो हम सिर्फ फोकस अपना उस पर रखते हैं। और चूंकि हेल्दी पर्सन तो फिर कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही बोल देते कि जैसे साइड बेंडिंग उसको एक साइड कराई, तो भाई आप दोनों साइड से कर लीजिए। तो उस कंडीशन में कई बार हम लोग, जैसे वो भी हस्बैंड वाइफ है या माँ बेटी इस टाइप से, तो ले लेते हैं एक साथ, अदरवाइज थेरेपी सिंगल ही होती मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे गर्ल्स या लेडीज में देखें उन्होंने कोई एक्सरसाइज की तो कई बार उन लोगों का पीरियड साइकिल बिगड़ जाता है, है। जैसे जल्दी आ गया या बीच में ब्लड स्पॉट आ गए, तो क्या उनका मतलब पेल्विक रीजन या पेल्विस जो भी एरिया वो वीक है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस होता है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने जब अगर किसी आसन को डीप में पढ़ा होगा, तो हर एक आसन किसी एक चक्र पर इफेक्ट डालता है, और चक्र पर मतलब उसके पास कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो वो जो हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं वो चेंज होते हैं, कई बार उसके कारण होता है। कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसके जो यूट्रस है उसके मसल्स वीक हैं, वो रीजन हो जाता है। कई बार हो सकता है अगर उसका मोनोपॉज का टाइम है, तो वो भी रीजन होता है। अच्छा, कई बार एक रीजन ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए उसका जो हिप जॉइंट है, थाई जॉइंट है, वो बहुत अधिक हार्ड है। कई लोग का होता है कि आप जैसे उनको क्रॉस लेग बैठाइए तो मालूम पड़ा वो इतना ही नी को ओपन कर पाए, फ्लोर तक तो ले जाने की बात बहुत दूर है, और हमने बहुत फोर्सली उनसे करवा लिया। तो जब बहुत फोर्सली नी को वो फ्लैप करते हैं तो अंदर भी हर्ट होता है, तो उसके कारण भी कई बार कुछ ब्लड के स्टैन आ जाते हैं। इवन जैसे जब नेटल में हम कराते हैं, तो जो बटरफ्लाई से सभी परिचित हैं, है ना, कि नी को ऊपर उठाना है और नीचे करना है। तो इन जनरल हम कैसे करते हैं, इन जनरल में जो जनरल लोग कराते हैं वो कैसे करते हैं कि बटरफ्लाई के पोजीशन में आ गए, नी को ऐसे ऐसे फ्लैप करते जाओ, बस। आप लोग ने भी ऐसे ही किया होगा, है ना। लेकिन जब हम थेरेपी में आते हैं तो हम कैसे कराते हैं कि उसको, जैसे ये नी है मान लीजिए, तो मैक्सिमम ऊपर तक लाओ और उसको फोर्सली नीचे ले जाओ। तो मान लो आपको लगता है कि यहाँ तक आता था, तो उससे थोड़ा और नीचे आए। और वही जब नेटल में कराते हैं
तो नेटल में उसको एब्डोमेन तक लाने ही नहीं देते हैं। मान लीजिए उसका इतना खुलता है, तो वहीं पर बोलते हैं कि अपने दोनों पाम्स को रखो और थोड़ा और खोलने की कोशिश करो, ढीला छोड़ो, खोलो ढीला, मतलब वो वाली पोजीशन बटरफ्लाई वाली लाते ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हम जिसको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फिर रोक देना चाहिए या कंटिन्यू करें, उसके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे? उसको ना थोड़ा सा प्राणायाम ज्यादा कराना चाहिए, और एक बार ये देखना चाहिए कि उसके एक्सरसाइज का पैकेज क्या है। ऐसा तो नहीं आप कोई ऐसा करा रहे कि उसके इंटरनल ऑर्गन को बहुत ज्यादा जर्क लग रहा है। तो कोशिश करें कि फिर उसको कुछ समय तक जितने भी हमारे माइक्रो एक्सरसाइज होती हैं, सूक्ष्म व्यायाम, वो पूरे कराएं और प्राणायाम की थोड़ा सा रेशो बढ़ा दें, तो कुछ ही दिन में उसका वो मैनेज हो जाएगा। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन है, हम्म। ये नर्व कंप्रेशन या बल्जिंग आउट ऑफ डिस्क ये भी मिसअलाइनमेंट से ही हो जाता है क्या? हाँ, नर्व कंप्रेशन मोस्टली मिसअलाइनमेंट से होता है। जैसे साइटिका प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, सभी ने सुना, उसमें भी होता क्या है कि जो आपकी पेल्विक गडेल होती है, वो चूंकि जैसे ये एक लेवल पे आपकी पेल्विक गडेल के दोनों एंड्स आने चाहिए, जो उसके पॉइंटेड पार्ट है, अब वो ऐसे तिरछी हो गई, तो वो जब तिरछी होगी तो क्या होगी, हमारी बॉडी इतनी कॉम्पैक्टली है कि मतलब कुछ भी इधर उधर कोई चीज है तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगी। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर उसका शेप होता है पेल्विक का ऐसा, वो भी नीचे हो जाएगा। तो जस्ट उसके नीचे से जो साइटिका नर्व निकलती है वो कंप्रेस होने लगेगी पेल्विक गडिस से, और कंप्रेस होगी तो उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो मोस्टली जो नर्व कंप्रेशन होता है ये मोस्टली किसी न किसी मसल्स या किसी बोन या किसी ऑर्गन के कारण ही होता है, और वो तभी कंप्रेस करता है जब आपकी बॉडी मिसअलाइंड होती है। यदि अलाइंड रहेगी तो सबकी अपनी जगह इतनी फिक्स है और सबके प्लेसेस इतने फिक्स हैं कि कहीं कोई ऐसे होने का सवाल ही नहीं। जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कि ये जो 7 सर्वाइकल है उनसे ब्रांचेस निकल रही हैं जो हमारे हाथ में जा रही हैं। अब कहीं ना कहीं जैसे ये एक के ऊपर एक इस तरह से वो रखी हुई है, अब मान लीजिए कहीं ऐसे हल्की सी हो गई या इस तरह से स्लिप हो गई, तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है नर्व की, मान लीजिए ये राइट हैंड में जा रही है, तो उनको कंप्रेस करेगी। तो ये नर्व कंप्रेस होंगी तो क्या होगी, साथ में नमनेस आनी शुरू हो जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नर्व कंप्रेशन के कारण ही होती हैं। और नर्व कंप्रेशन का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट योग में रहता है, बॉडी मिसअलाइनमेंट से जितनी भी चीजें होती हैं। क्योंकि देखिए, यदि मान लीजिए जैसे हमने साइटिका का लिया, तो साइटिका में अगर पेल्विक ऐसा हो गया है तो कोई मेडिसिन ऐसी नहीं कि जो उसको ऐसा कर सके। ठीक है, आप यदि फिजियोथेरेपी में जाते हैं तो वहां पे स्टार्टिंग के लिए जरूर कुछ ठीक रहती हैं, जो मशीनें रहती हैं, अगर उनको हटा दें तो वो भी एक तरह का योग है, जो एक्सरसाइज वो कराते हैं, है ना? तो जब तक इसको हम ऐसे नहीं करेंगे तब तक वो साइटिका का दर्द तो बना ही रहेगा। बस ये रहता है कि कुछ पेन किलर्स दे देते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, मोस्टली यही जो होती है मेडिसिन, डॉक्टर्स यही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे नी प्रॉब्लम है, साइटिका है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, इन सब का ट्रीटमेंट योग में बहुत अच्छा है। और आप देखें, अगर ये टर्म जो हमारे आसपास आजकल इतने सुनाई देने लगे हैं कि लगता है कि हर दूसरे व्यक्ति को इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो खुद की बॉडी पे करना है। वो बोलते हैं ना, पहले खुद तो परफेक्ट हो जाओ फिर हम दूसरे को देखें। तो जो हम बॉडी अलाइनमेंट का शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले खुद की बॉडी आपको अलाइन करनी है, और फिर उसके बाद दूसरों पे ध्यान देना है ना? तो आई थिंक कल से ही शुरू करें क्या बॉडी अलाइनमेंट का, फिर वो बीच में लिंक टूटेगी उसकी, है ना। मैम जैसे आपको ठीक लगे, जहाँ आपको लगता है। हाँ, मतलब नहीं, आप लोग सब अपनी अभिव्यक्ति बिल्कुल
खुल के दे सकते हैं। यहाँ पर हम सब मैच्योर पर्सन हैं और सब फ्री हैं अपने अपने थॉट्स के लिए, क्योंकि वो एक लिंक टूटती है ना, हालांकि वो बहुत बड़ा पोर्शन है बॉडी अलाइनमेंट। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए शोल्डर प्रॉब्लम या नी प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हम इतनी अवेयरनेस तो हम रखने लगे हैं आजकल कि हम चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, लेकिन एक अवेयरनेस हम नहीं रखते, हम सोते कैसे हैं। अब यदि आप 8 घंटे तक उस नी को ऐसे लटका के सोए बिना सपोर्ट के, तो 8 घंटे तक उसकी मसल्स स्ट्रेस में रही, तो वो मसल्स प्रॉब्लम तो करेंगी इन फ्यूचर। तो एक अपना स्लीपिंग अलाइनमेंट भी होता है जिसको हम सब बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। तो अब आजकल तो फिर भी बहुत अवेयरनेस हो गई है, अदरवाइज जब नेटल योग का होता है तो उसमें एक स्लीपिंग अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी नींद अनकंफर्टेबल होके ज्यादा खुलती है बजाय कोई और प्रॉब्लम की, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अलाइनमेंट होता है ये हमको सोते समय, जागते समय, खड़े होते समय, बैठते समय, लेटते समय, मतलब अगर आप ये सारी चीजें शामिल कर लें तो 24 घंटे में से फिर क्या ही ऐसा बचता कि जहां आपको अलाइनमेंट ना देखना पड़े। मतलब आपको पूरा 24 घंटे उसको वॉच करना है ना। तो इसीलिए वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, और चूंकि उसी पर बेस करता है योग पूरा। जैसे सर्वाइकल के लोग अक्सर प्रॉब्लम बोलते हैं कि भाई हम चलते हैं तो हमारे शोल्डर में बहुत दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अक्सर जब हम चलते हैं तो आप देखिए हम सामने देखने के उसमें हम ऐसे करके चलते हैं कि अब जब आप सामने की तरफ सिर झुकाएंगे तो यहाँ पर दर्द बढ़ेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी सर्वाइकल है ही। तो यदि आप सिर्फ चिन को अप करके चलने लगे, या उसमें जो वो एक बेल्ट लगाने देते हैं, नेक बेल्ट, वो एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ इतना ही है तो कि आपकी चिन इसके नीचे ना जाए, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो वो भी तो अलाइनमेंट ही कर रही ना आपका, है ना। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान दें तो बहुत सारी तकलीफें ऐसे ही दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए उसको थोड़ा डिटेल में लिया है हमने कि भले 1 या 2 क्लास जितनी भी होती है वो लगे, बट वो कंप्लीट भी हो जाए। श्वेता जी आप कुछ बोलना मैम, चाहते हैं? हाँ मैम, जैसे स्टिफनेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ये भी मिसअलाइनमेंट का ही एक वो है। नहीं, ये मसल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मसल्स। फ्लेक्सिबिलिटी या स्टिफनेस ये मसल्स में ही आती है। तो इसके लिए भी मैम जैसे योगा थेरेपी से ही होता है मसल्स का क्या? हाँ, जब हमने मसल्स का पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि हमको ये देखना है कि उसकी बॉडी में कहाँ पर स्टिफनेस है, कहाँ पर रिजिडनेस है, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर है, उस हिसाब से ही उसके योग के पैकेज को डिजाइन करना है। और हम मोस्टली गलती क्या करते हैं, चूंकि ह्यूमन बींग्स हमेशा हैबिचुअल होते हैं कंफर्टेबल लेवल पर रहने के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम सेल्फ करते हैं ना योग, जैसे हम बोलते हैं ना हम तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन जब हम सेल्फ करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि हमारी लेटरल बेंडिंग बहुत अच्छी है, तो हम लेटरल बेंडिंग के बहुत सारे आसन कर लेंगे। लेकिन सपोज फ्रंट बेंडिंग अच्छी नहीं है तो उसको हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि देखो हमने तो कितनी अच्छी बेंडिंग के साथ आसन कर लिए, फील गुड होता है। कंफर्ट जोन में लेकिन रहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन होता क्या है कि वहां आपको कोई टोकने वाला नहीं होता है, आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है कि आप ये नहीं ये करिए। तो मोस्टली आप देखिए जो लोग सेल्फ करते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलते। ऐसे आपको ढेर लोग मिल जाएंगे कि हम तो इतना डेली करते हैं, रोज 1 घंटे करते हैं, 1.5 घंटे करते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तो वो उसके रीजंस होते हैं, क्योंकि जब कोई आपको देखता है ना, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं सब, है ना, आप लोग अभी अब मैं बोल रही तो आप अलर्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप लोग सब लोग अपने अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, ठीक है। अब कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं तो किसी का नेक इस तरह से झुका हुआ है
है ना, किसी का इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है, तो ये सब मिसअलाइनमेंट ही है ना। और अगर मान लो आप ऐसे झुका के बैठे हैं सपोज, तो 100% आप पूरे समय ऐसे ही रहते होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, सर्वाइकल पे प्रेशर आएगा, तो सर्वाइकल तो होना ही है ना भविष्य में फिर। और अगर अभी हमने उसको रिपेयर कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज क्या होता है कि ठीक करना बड़ा इजी होता है, और जब वो एक लंबे प्रोग्रेस में चली जाती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमने अगर ठीक कर लिया तो वो बेस्ट हो जाता है। और हमेशा ना हर व्यक्ति की आप लोग जज करिएगा, जब व्यक्ति आराम से बैठता है ना तो वो अपने सिर को सीधा कभी नहीं रखता है, या तो वो थोड़ा सा लेफ्ट झुकाएगा या राइट झुकाएगा। ज्यादातर लोग हल्का सा जो राइट हैंडेड होते हैं ना, वो ज्यादातर राइट साइड झुकाते हैं। तो अगर हम ऐसे किए हैं, या मान लीजिए हमने सोते समय सीधे, हम बहुत कम सोते हैं, मोस्टली हम करवट लेके सोते हैं, या तो लेफ्ट या राइट। अब यदि मान लीजिए मैं राइट करवट सोई और मेरे यहाँ पे जो पिलो है वो थोड़ा छोटा है, तो क्या होगा, ये सिर मेरा ऐसा रहा आएगा, मतलब ये मसल्स खिंचती रहेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी। और अगर बड़ा है तो ये ऐसा रहा आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में मेरा जो नेक मसल्स है, जो सर्वाइकल है, वो रिलैक्सिंग पोजीशन में नहीं रह पा रहा है। और अब मान लीजिए हम 6 से 8 घंटे तो हम सभी सोते हैं, तो 6 से 8 घंटे तक वो मसल्स को एक ही पोजीशन में रखा, तो क्या ही होगा, उन मसल्स में प्रॉब्लम आनी ही आनी होगी। रितु जी। मैम यही बात कह रही हूँ कि जैसे हमारी भी मिसअलाइनमेंट्स हैं, सभी की हैं, तो वो चीजें आप नोट करके हमें बताएं और हम उस पर फिर काम करें। नहीं, ये एक्चुअली जब हमारा मिसअलाइनमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें सेल्फ आपको भी फाइंड आउट करने का दिया है। और सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या होता है, वाह अंकुर जी, आज आपका पहली बार फेस देख रही हूँ, वेलकम। तो सबसे अच्छा क्या होता है, आपकी जो पुरानी फोटोज होती है ना, कुछ समय पुरानी, जो अनकॉन्शियसली निकली है, जैसे होती है ना कि कोई फंक्शन में है, ग्रुप में फोटो निकाल ली, या कई बार हम खड़े रहते हैं, अचानक किसी ने निकाल ली, उन फोटो को देखें कि आप कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। तो ये आप लोग का अभी तो नहीं, लेकिन ये हो जाएगा तब लेसन, तब होमवर्क रहेगा कि वो फोटोज निकालें और उसमें मार्क करें कि कितने में आपकी गर्दन झुकी है, कितने में आपके शोल्डर राउंडेड हैं। क्योंकि वो जो अनकॉन्शियसली फोटो निकाली जाती है ना, उसमें आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सच सामने आ जाता है। जब हम निकलवाते तब तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, संभल जाते हैं। तो उन फोटो को देखें जो फंक्शन के दौरान अचानक से निकली हुई है। तो वैसी फोटोज आप निकाल के रखें, तो जब हम ये कर लेंगे ये वाला पोर्शन मिसअलाइनमेंट का, उसके बाद हम उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। और अभी भी बहुत सारे लोगों की, जैसे जो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि नेक, ज्यादातर लोग ऐसा राइट साइड हल्का सा बेंड करते हैं, बहुत अधिक नहीं करते हैं कि ऐसा बेंड किए हो, स्लाइडली बेंड करके बैठते हैं। तो अब क्या, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगी ना, तो ये आप लोग में ऑटोमेटिक अवेयरनेस आएगी और आप अपने पोस्चर को ध्यान देने लगोगे। जैसे अभी मैं सिंपल बैठी हूँ, आप सभी सिंपल बैठे हैं, है ना। तो हमको क्या जरूरत है कि हम कंधे ऐसे करके बैठे, चेस्ट डाउन करके बैठे, नीड है क्या? अभी तो हम ऐसे बैठ सकते हैं ना, लेकिन ज्यादातर लोग देखिए इसी पोजीशन में बैठे हैं। प्रियंका जी, आप भी ऐसे ही बैठे हैं है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको यदि हम ठीक करना शुरू कर देंगे, उन पर उनको वॉच करना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम चेस्ट हाइटेड करते हैं, तो चेस्ट के नीचे जो कोर मसल्स हैं, आप चेस्ट डाउन करके देखिए, वो जो कोर मसल्स है ना, वो एकदम लूज पड़ी रहती है, उन पे कोई प्रेशर नहीं होता है, और वो एकदम ऐसे पैसिव मोड में पड़ी रहती है। तो क्या होता है, वहां पे फैट जमा होना शुरू हो जाता है, और नतीजन आप देखिएगा ज्यादातर लोगों की अपर बेली पोर्शन से ही पेट बढ़ता है ना। तो अगर हम चेस्ट हाइटेड करते हैं, तो वो जो कोर मसल्स का एक बिल्कुल डायफ्राम के नीचे बेल्ट होता है, वो ऑटोमेटिक खिंचा रहता है। करके देखें, आप चेस्ट डाउन करें, चेस्ट अप करें, ऑटोमेटिक वो एंगेज रहता है, पैसिव मोड में नहीं रहता है। फर्क है। तो जब वो ऑटोमेटिक एक
स्ट्रेचिंग मोड में रहेगा तो वहां पर फैट भी कम जमा होगा। तो अपर यदि हमको वैली पोर्शन कम करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि चेस्ट हाइटेड रखें, या जब हम खाना खाएं तो चेस्ट हाइटेड रखें। क्योंकि जैसे आप चेस्ट डाउन करते हैं ना तो आप देखिए आपकी जो एब्डोमिनल स्किन है ना वो ऐसी लूज हो जाती है, राउंडेड होके लूज हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस कि लगभग 7 सेकंड में मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है कि आपका जो स्टमक है वो फुल हो गया है। और जो लोग थोड़ा फास्ट खाना खाते हैं तो वो 7 सेकंड में लगभग 1 रोटी एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया कि जब आपको लगे कि अब पेट भरने वाला तो उससे 1 रोटी कम खाइए। और जब पेट ऐसा डाउन रहता है चेस्ट, तो चूंकि वहां पर स्पेस भी होता है, स्ट्रेचिंग के लिए भी काफी स्पेस हो जाता है, तो आप ज्यादा खाना खा लेते। लेकिन यदि आप चेस्ट अप करके खाएंगे तो चूंकि वो स्किन खिंची रहती है, टाइट रहती है, तो ऑटोमेटिक आप नहीं खा पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन पर भी आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत सारी बदल जाएगी लाइफ स्टाइल। मैम इसीलिए आप बोलते हैं ना कि हम बीमार हम खुद ही करते हैं अपने आप को। बिल्कुल, स्वस्थ रहना हमारा नेचुरल नेचर है, और जब हम उस नेचुरल नेचर में बहुत मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, तब हम अपने आप को बीमार करते हैं। मैम ये वो हेड वाली डाउन बात तो होगी, हमारा आर्मी मैन जैसे रहते हैं सीना तान के, चलो सीना बिल्कुल तान के रहो, वही वाला। बिल्कुल। एक्चुअली लेकिन ये मैम पूरा लेडीज में दिन ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सॉरी सॉरी लेडीज में क्या होता है ना, एक बचपन से वो बोलते हैं ना झुक के बैठो, झुक के रहो। अब तो कम हो गया है, लेकिन पहले का एक ये पैटर्न था, उसके कारण भी एक हैबिट डेवलप हो जाती है। जी प्रीति जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैम मोस्टली हमको पूरा दिन जैसे हम रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, किचन में कुछ भी कर रहे हैं, हमारा नेक पोर्शन ऐसे ही रहेगा, हमारा डाउनवर्ड ही रहता है फेस। तो ये मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है। तो हम कैसे उसको क्योर करें कि हम स्ट्रेट नहीं, हमारी हैबिट भी है हम नीचे ही लिख पढ़ेंगे, राइटिंग कुछ भी हम एकदम अपने आई लेवल पर नहीं रखते हैं बुक्स को कि हम स्ट्रेट बैठ के रीड देखिए, करें। कोशिश करिए पहले तो कि चीजें आई लेवल पे जो हो सकती हैं, जैसे मोबाइल है, स्टैंड पे लगा के काम कीजिए। और इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़िए। जब आप टेबल कुर्सी पे बैठते हैं तो आपका नेक कंपैरेटिव कम डाउन होता है। जमीन पे या बेड पे आप पढ़ते हैं तो स्पाइन आपकी स्ट्रेट होती है ना। और बीच में बहुत सारी फिर वो छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं जो हम ड्यूरिंग उसके बताएंगे, जब हमारा ये मिस अलाइनमेंट का सेशन चलेगा। तो वो आपको हर आधे घंटे 1 घंटे के अंतर्गत बार बार करनी है। तो जब वो आप बार बार करेंगे ना तो आपकी बॉडी अलाइन रहेगी। और दूसरा, जब मैं आपको रोज बार बार बोलूंगी ना कि प्रीति जी ये गड़बड़ है, प्रीति जी ये गड़बड़ है, तो जब आप वो गड़बड़ करेंगे तो एक बार तो दिमाग में मेरा साउंड आएगा कि नहीं ये गड़बड़ बोला था, तो मैं इसको करेक्ट कर लूँ। तो वो जो अवेयरनेस हमारी बढ़ती है ना, वो ऑटोमेटिक हमसे करेक्ट कराती जाती है, फिर एफर्ट ऑटोमेटिक कराते जाते हैं। साक्षी जी, आपको कुछ और पूछना है कि पहले कोई? जी हाँ जी मैम। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे आप कह रहे हैं सोते वक्त हमारी गर्दन इधर उधर तो होती है, वो हमें नहीं पता। तो मैम इसके लिए तो सबसे बेटर है वो बेबी पिलो आता है ना, वो न्यू बॉर्न। बेस्ट ठीक है होता मैम, है। जोक्स अपार्ट। तो मैम मैं ये पूछ आजकल, रही थी। हाँ बोलो। हाँ जी मैम। आजकल जो नेटल पिलो आता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। वो ऐसा कंप्लीट ऐसा यू शेप आता है, हाँ जी मैम। तो वो एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है अपनी बॉडी को कंप्लीट अलाइंड करके सोने का। जी हाँ। मैम जोक्स अपार्ट मैम, मैं ये मैम पूछ रही थी कि आपने जैसे कहा स्टिफनेस और रिजिडनेस होती है मसल्स में, तो मैम इसमें डिफरेंस क्या है स्टिफनेस और रिजिडनेस में? मोस्टली वैसे एक ही चीज के लिए लिया जाता है ये वर्ड, स्टिफ हो गए या रिजिड हो गए हैं। लेकिन स्टिफ मतलब होता है कि जैसे कहीं जम जाना, और रिजिड का मतलब होता है कि वो अगर उनको खींच रहे हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। जैसे रबर बैंड है, अगर आप उसको 1-2 साल तक ऐसे ही छोड़ दो, फिर आप खींचो तो वो अगर 5 इंच मान लीजिए खींचती थी तो वो 1-2 इंच ही वो खींचेगी, और अगर आप 5 खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, है ना।
और स्टिफनेस को हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो रखे रखे उसके ऊपर इतनी धूल और इतने डस्ट पार्टिकल आ गए कि वो जम गई। तो इस तरह से हम दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट एक ही हैं कि मसल्स यदि खींचो तो टूट जाए, इसका जो खिंचाव है, एक्सटेंशन है, वो नहीं है उसमें। और मैम जैसे जिनको साइटिका होता है तो उनके लिए बैक बेंडिंग आसन बेस्ट होते हैं। बैक बेंडिंग आसन सभी के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी देखना पड़ता है कि साइटिका नर्व किस साइड है, कहाँ से है। मोस्टली उनके जो लेग्स के होते हैं ना, वो आसन उनके लिए उपयोगी होते हैं, जैसे शलभासन है, पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए हुए है। हाँ जी मैम। फिर बहुत से ऐसे होते हैं कि जो थाई पोर्शन होता है ना, हाँ लोअर जी। थाई, वहां पर स्ट्रेचिंग है, ऐसे आसन जो होते हैं तो तो वो मतलब मैम बेस्ट। मैम मैम पर्वत उनका बैक, आसन, भुजंग आसन, ये उनके लिए। हाँ, मतलब थाई के पिछले हिस्से में कौन से मसल्स होंगे? क्वाड्रिसेप मसल्स, है ना, जो 4 मसल्स को मिलके बनते हैं, वहां पर उनकी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो मसल्स के बीच में ही साइटिका वेन है। नर्व जो है साइटिका, वो उन्हीं के बीच में है, तो अगर वो मसल्स खींचेंगे तो वो नर्व भी खींचेगी, है ना? तो वहां पर आना चाहिए। तो वो चाहे पर्वत आसन है, भुजंग आसन में तो नहीं आएगी, लेकिन शलभ आसन है, फिर कुछ शलभ आसन वगैरह के वेरिएशंस भी होते हैं, है ना। तो इस टाइप की बहुत सारी, जैसे रितु जी आप लोग जब कर रहे थे प्रैक्टिकल, तो एक भुजंग आसन में करा रही थी, साइड में पैर 90 डिग्री पे मोड़ के फिर भुजंग आसन, वो साइटिका वालों के लिए बहुत अच्छा है। और उसको जब अपन करते हैं तो आपने फील किया होगा, बिल्कुल वो पैल्विक और टेलबोन के आसपास ही प्रेशर आ रहा था, है ना। तो इस तरह से कुछ वेरिएशंस हम फिर यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या है, कहाँ की नर्व उनकी कहाँ से। अब नर्व तो बहुत लंबी है, मतलब वो सैक्रल से निकल के पूरे हमारी हील तक जाती है ना। तो वो कहाँ से दब रही है, किस पोर्शन से। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी हम थेरेपी में जाते हैं, तो थेरेपी में ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम उसको बोलें कि आप डॉक्टर के पास जाओ, पूरा डायग्नोसिस कराओ, जो भी टेस्ट है वो कराओ, फिर उनकी रिपोर्ट के साथ मुझे मिलो कि डॉक्टर क्या बोल रहा है। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि साइटिका है, आ जाओ मेरे पास, हम ये आसन करा देंगे, आप ठीक हो जाओगे। मतलब वो एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया कि लग गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको परफेक्ट करना है तो आपको वो रिपोर्ट्स मतलब देख के ही कराएंगे, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मैम तो फिर हमें रिपोर्ट्स पढ़नी आ जाएंगी हमें? टर्मिनोलॉजी आ जाएगी तो रिपोर्ट्स पढ़नी आ जाएगी, वो भी तो उसी टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं ना, और ठीक है ना। और मैम एक उसमें चीज क्या और, होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी का एक्सरे देखा, हमको एक्सरे देखते नहीं बनता है, तो क्या होता है उसके साथ वो एक समराइज प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हर जगह आपने देखा होगा, तो उसमें नीचे सजेशन लिखा रहता है। आपको अगर वो सजेशन पढ़ते बन गया तो आपने रिपोर्ट पढ़ ली। अब वो सजेशन भी कैसे शुरू करेंगे हम, जैसे हम डे फर्स्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है हमको एक भी शब्द ना बने, तो हम कुछ गूगल पे ढूंढ लेंगे, नेट की हेल्प ले लेंगे। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ हमको बहुत सारी हमारी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये जितना हम अधिक काम करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर एक सर्जरी का कोर्स या उसकी डिग्री तो ले लेता है, लेकिन अच्छा वो माना जाता है जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो प्रैक्टिकली तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको नए नए एक्सपीरियंस होंगे और उनसे आप बहुत सारा चीज सीखोगे। और शुरुआत में तो क्या होता है कि जैसे हमने पेशेंट से ही पूछा, भाई क्या बोला डॉक्टर ने आपको, क्या सजेशन दिया है, अब उन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिस्क्रिप्शन देख लिया, तो थोड़ा सा उनने बताया है, थोड़ी सी हमको टर्मिनोलॉजी आती है, हम उसको पढ़ लेंगे। मैम वैसे भी साथ में लिखा होता है ना कि इतना इसका नॉर्मल है और इतना बढ़ा बिल्कुल, हुआ है या घटा हुआ है। हाँ, सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें साथ में लिखा होता है, तो वो हमको याद रखने की स्केल जरूरत नहीं है। कुछ स्केल जरूरत है कि जैसे बीपी है, कि जो मोस्टली नहीं लिखा रहता है, लोग बोलते इतना इतना था, तो ऐसे वो 2-4 चीजें हैं, तो वो 2-4 चीजों को आपको कोई दिक्कत नहीं है याद करने की।
बाकी जितने भी बराबर। ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, जो भी होता है उसमें तो एक स्टैंडर्ड स्केल दिया ही रहता है साथ में। मैम जैसे ये साटिका वाले होते हैं जो, इनको मतलब मोस्टली मैंने ये देखा है कि इनको डॉक्टर्स ट्रैक्शन रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रैक्शन करवाओ, तो वो क्या इनके लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि वो तो पूरी नर्व ऊपर खींचते, मतलब नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, तो वो ठीक रहता है मतलब वो। हाँ, ट्रैक्शन ही एक्चुअली हम योग में भी ट्रैक्शन ही देते हैं। स्ट्रेच करते हैं मतलब क्या हो रहा है, ट्रैक्शन ही है। तो मैम इसमें तो ताड़ासन बेस्ट है फिर? हाँ, ताड़ासन भी किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि हम अगर ताड़ासन ओवरऑल बॉडी के लिए है, हाँ और जी, हमको काम करना सिर्फ क्वाड्रिसेप मसल्स पे, हाँ जी। क्योंकि हम यहाँ थेरेपी में जा रहे हैं। तो यदि हम अच्छे थेरेपिस्ट नहीं है तो उसको ताड़ासन करा दो, साइड बेंडिंग करा दो, ट्विस्टिंग करा दो, सब में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। लेकिन यदि हम थेरेपिस्ट हैं तो हम पर्टिकुलर क्वाड्रिसेप मसल्स पे काम करेंगे। वही फर्क होता है एक योग इंस्ट्रक्टर और एक थेरेपिस्ट में। तो अब आपने जैसे सारी एक्सरसाइज कराई तो बेनिफिट तो उसको तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसको 1 महीने में कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। और पर्टिकुलर आप क्वाड्रिसेप पे ही काम कर रहे हो तो उसको 8 दिन में ही हो सकता है रिलैक्सेशन मिलने लगे। ये फर्क आ जाता है। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, और किसी के हैं क्या क्वेश्चन? कोई? सभी के कंप्लीट? तो आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन से हम मिसअलाइनमेंट शुरू करते हैं। और अंकुर जी, आपका कैसा है हाथ? दीदी अभी भी बहुत भयंकर दर्द है इसमें, अभी डॉक्टर ने मुझे मना किया